हेलो बच्चों, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में अपनी रिमाइंडर थ्योरम जो है शेषफल पर में उस पर बातें चल रही हैं। आज अपन रिमाइंडर थ्योरम में से क्या पढ़ने वाले हैं? विल्सन थ्योरम और बाइनोमियल कंसेप्ट का रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या है यूज होता है वो अपन सीखने वाले हैं। पहले तो अपन विल्सन की बात करते हैं। जो विल्सन कंसेप्ट है, विल्सन थ्योरम है, ये किसके लिए बनी है? फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए क्या है, इस थ्योरम का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। फैक्टोरियल की अपन बात कर चुके हैं पहले कि फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है। जैसे अपन लिखते हैं 5 का फैक्टोरियल क्या मतलब है? 5 4 3 2 1 या 1 से लेकर कहाँ तक? 5 तक का गुणा। 15 का फैक्टोरियल है, इसका क्या मतलब है? 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? 14 15 तक का गुणा। लगातार संख्याओं के गुणा को डिनोट करने का तरीका है। तो विल्सन थ्योरम फैक्टोरियल पे अपन 2 क्लासेस पहले कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपन ने वहाँ पे किए थे। आज रिमाइंडर्स फाइंड आउट करने में इसका कैसे यूज करेंगे वो अपन देखने वाले हैं। विल्सन थ्योरम जो है वो कहती क्या है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। किसी अभाज्य संख्या p के लिए, कोई प्राइम नंबर p है उसके लिए क्या, p के लिए p-1 के फैक्टोरियल को p से भाग देने पर, विभाजित करने पर, भाग देने पर शेष हमेशा p-1 बचता है। शेष हमेशा p-1 बचता है। इंग्लिश में लिखूं तो फॉर एनी प्राइम नंबर p, फॉर एनी प्राइम नंबर p, when p-1 factorial is divided by p, the remainder will always be p-1। क्या कहा? p-1 के फैक्टोरियल में p का भाग लगाओगे तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा? p-1 बचेगा। p क्या है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं के लिए बात कर रहे हैं। कभी भी p-1 के फैक्टोरियल में आप जब p का भाग लगाएंगे तो शेषफल रिमाइंडर सदा हमेशा क्या होगा? p-1 रहेगा। कोई प्राइम नंबर है, p है कोई प्राइम नंबर, किसी प्राइम नंबर का भाग लगाओगे किसमें? उस प्राइम से एक कम के फैक्टोरियल में जब भी आप भाग लो। जैसे मान लो अपन बात करते हैं 5 की बात करते हैं, 5 का भाग लगा रहे हैं, 5 से कम एक कम कौन? 4 के फैक्टोरियल में, तो रिमाइंडर निश्चित रूप से क्या आएगा? 4 आएगा। मान लो 7 का भाग लगा रहे हैं किसमें? 6 के फैक्टोरियल में। 7 प्राइम नंबर कौन है? 7 से कम 6 के फैक्टोरियल में 7 का भाग लगा रहे हैं, रिमाइंडर कितना आएगा? 6। 10 के फैक्टोरियल में 11 का भाग लगा रहे हैं तो प्राइम है, प्राइम से कम है, रिमाइंडर क्या आएगा? 10। आप 28 के फैक्टोरियल को 29 से डिवाइड कर रहे हो, ये प्राइम से कम, रिमाइंडर निश्चित रूप से क्या बचने वाला है? 28 बचने वाला है। ये विल्सन का स्टेटमेंट है। ये दूसरे लहजे में भी कई बार इसको बोल दिया जाता है कि p-1 फैक्टोरियल जो है उसमें आप क्या कर दीजिए? 1 ऐड कर दीजिए, ये हमेशा प्राइम से क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। वो इस लहजे में भी बोली रखी है। यहाँ पर रिमाइंडर्स के लहजे में इस थ्योरम को बोला है कि जब भी p-1 के फैक्टोरियल को क्या करेंगे आप? p से डिवाइड करेंगे, प्राइम से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचने वाला है? p-1 बचने वाला है। ये आपको याद रखना है। किसी भी अभाज्य संख्या के लिए किसी प्राइम का भाग जब उस प्राइम से एक कम p-1 के फैक्टोरियल में लगाओगे, रिमाइंडर क्या बचने वाला है? p-1। जैसे 5 का भाग 4 के फैक्टोरियल में लगाए तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। 7 का भाग उससे एक कम 6 के फैक्टोरियल में लगाए तो ये बचेगा। मान लो 101 प्राइम नंबर है तो आप जैसे 100 के फैक्टोरियल में 100 के फैक्टोरियल को 101 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? निश्चित ही 100 बचने वाला होगा। ये कहना है आपने किसका? इस विल्सन थ्योरम का। एक तो ये है पहला स्टेटमेंट जो बोला गया। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया गया कि p-1 के फैक्टोरियल में p का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर आएगा p-1। इसका थोड़ा और यूज किया गया तो एक नया कंसेप्ट और बना लिया गया कि जब p-2 के फैक्टोरियल में p का भाग लगाओगे, प्राइम से 2 कम, यहाँ प्राइम से 1 कम, कोई प्राइम नंबर उससे 1 कम के फैक्टोरियल में आप भाग लगा रहे हो तो रिमाइंडर बचेगा p-1।
यदि उससे 2 कम में भाग लगा रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 1। यदि p-2 के फैक्टोरियल में p का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ध्यान ये रखना है कि ये p हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कहीं आप ये गड़बड़ ना कर दें कि भाई साहब आप कर रहे हो कि 9 के फैक्टोरियल में 10 का भाग देंगे और रिमाइंडर 9 बचेगा ना। 9 के फैक्टोरियल में 10 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि देखो 10 क्या होता है 5 गुणा 2, और 9 में 5 भी आ गया, 9 के फैक्टोरियल में 5 भी है और 2 भी है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये किसके लिए है, प्राइम नंबर्स के लिए, p फॉर प्राइम। p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो p-2 के फैक्टोरियल में जब आप p का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास में, रिमाइंडर आएगा 1। जैसे अपन बात करें 15 के फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करो, 17 से कितना कम है, 15, 2 कम है। p ये p है तो ये p-2 का फैक्टोरियल है, तो निश्चित रूप से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। आप मान लो 35 के फैक्टोरियल को 37 से डिवाइड कर रहे हो, ये इससे 2 कम है, प्राइम से 2 कम है, रिमाइंडर निश्चित रूप से ही क्या आएगा, 1 आने वाला है। शेषफल पक्का ही क्या बचेगा, 1 बचेगा। मान लो आप 45 के फैक्टोरियल को 47 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचने वाला है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम से 2 कम है, कुछ भी लिखो आप। मान लो आप 21 के फैक्टोरियल को 23 से डिवाइड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। जब भी किसी प्राइम नंबर का अभाग है, उस प्राइम से 2 कम कोई संख्या हो, उसका फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर हमेशा ही क्या आने वाला है, 1 आने वाला होगा। देखो ये तो विल्सन साहब ने कहा, इसको एक्सटेंड कैसे किया गया वो भी आप देख लो, ये आपको ध्यान रखना है। यदि p-1 के फैक्टोरियल में p का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, p-1, ये एग्जांपल्स। p-2 के फैक्टोरियल में p का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर फिक्स है, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। इनमें p-1 ये यानी जो ऊपर वाली संख्या है वही बच जाएगी। p-2 में p का भाग लगा रहे हो तो रिमाइंडर सदा क्या होगा, 1। देखिए ये कहां से इसके बेसिस पे निकाला गया, एक बार देखना। जैसे अपन ये कह रहे हैं ना, अपना कहना है कि जब भाई साहब अपन 15 के फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। विल्सन का पहला स्टेटमेंट क्या था, आप जानते हो 16 के फैक्टोरियल को, ये तो दूसरा स्टेटमेंट है विल्सन का। पहला 16 के फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है, 16 है, यही है। अब क्या है भाई साहब, इसमें गौर करिए आप, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 15 का फैक्टोरियल इंटू 16, और इसमें जब अपन 17 का भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 16। अब एक बात बताओ, यहाँ ये 16 के फैक्टोरियल को मैंने 15 का फैक्टोरियल इंटू 16 में तोड़ दिया, 17 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो अब 2 टर्म्स हो गए, एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है, इसको और इसको दोनों को अलग अलग 17 से डिवाइड करो, रिमाइंडर टोटल बच रहा है 16 बचा है रिमाइंडर। अब आप देखिए ना, यहाँ 16 बच रहा है, 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचता है, 16 ही बचता है। आप बताओ यहाँ क्या बचा होगा, यहाँ क्या बचा होगा, क्या आया होगा ताकि लास्ट में 16 आ जाए, तो आप बोलो ना यहाँ रिमाइंडर क्या आया होगा, 1 आया होगा, ताकि 16 इंटू 1 क्या बच जाए, 16। अब रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक क्या है, अलग अलग संख्याओं को जब भी डिवाइड कर रहे होते तो रिमाइंडर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, गुणा में है तो यहाँ 16 बच रहा है, यहाँ क्या बचे ताकि रिमाइंडर 16 बच जाए, तो 16 गुणा 1 कितना, 16 हो जाएगा। यानी अपन को पता लग गया कि 15 के फैक्टोरियल में 17 का भाग देंगे तो निश्चित रूप से क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। हाँ, फिलहाल आपके लिए काम की चीज़ क्या है कि स्ट्रेट याद रखना है कि किसी प्राइम का भाग प्राइम-1 के फैक्टोरियल में लगाएंगे तो रिमाइंडर p-1 बच जाएगा, और यदि अपन प्राइम का भाग p-2 में लगाएंगे, के फैक्टोरियल में लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, एक तो कई बार सीधा ही आ जाए तो डायरेक्ट ही चिपका दो, और थोड़ा सा एक्सटेंडेड यूज इन क्वेश्चंस का क्या हो सकता है वो देखो। इसमें अब क्या है, अपन रिमाइंडर्स का एक अलग लहजे से रिवर्स मोड में यूज भी क्या है देखेंगे। देखो मान लो क्वेश्चन बन गया 14 के फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करना है और बोल दिया कि रिमाइंडर कितना होगा। 14 के फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर कितना होगा ये अपन को बताना है। अपन ने विल्सन से सुना है कि भैया 16 के फैक्टोरियल में 17 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 16 आएगा, और 15 के फैक्टोरियल में 17 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 कम पे क्या आता है, 1 आता है, 1 कम है तो रिमाइंडर वही संख्या बन जाती है ना। लेकिन अपन से तो ये पूछा कि 14 के फैक्टोरियल को यदि आप 17 से डिवाइड करोगे
तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो अपन को बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, अब इसमें अपन इसका क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे यूज वो देखो। अपन को ये पता है कि 15 के फैक्टोरियल को जब भी 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अब देखो ये क्या है, ये ऐसा है क्या, 14 का फैक्टोरियल इंटू 15 और इसमें 17 का भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। डिवाइड करते हैं अपन तो कुछ रिमाइंडर यहां से बचेगा, यहां से बचेगा, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा या तो वो डायरेक्ट 1 आएगा या उसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आया उसको 17 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप बताओ 17 से डिवाइड करने पर 1 कैसे कैसे आ सकता है। यदि रिमाइंडर 1 आए तो हो सकता है यहां वाले रिमाइंडर और यहां वाले रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके 18 आया हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो सकता है 18 आया हो, इसके रिमाइंडर और इसके रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन में भी 18 आया हो। 18 को वापस फिर 17 से डिवाइड करें 1 बचेगा, हो सकता है 17 2 34 और 1 35 आया हो, 51 और 1 क्या 52। ऐसी कई सारी संभावनाएं हो सकती है ना। एक रिमाइंडर है इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करने पर हो सकता है 18 आया हो, 35 आया हो, 52 आया हो, ताकि उनको वापस जब 17 से डिवाइड करें क्या बच जाएगा, 17 बच जाएगा। या माइनस में बात करें तो 17 के लिए 1 का मतलब क्या होता है, -16 भी बोल सकते हो आप, इधर से माइनस का 33 भी बोल सकते हो, है ना। इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब देखिए आप 15 को जब अपन 17 से डिवाइड करते हैं तो आप बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा। अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है 14 के फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना। आप बताओ 14 के फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर निकालना है। मान लेते हैं कि इसको 17 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आ गया, x आ गया। कितना आ गया रिमाइंडर, x। 15 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, -2। अब अपन क्या करते हैं, x गुणा -2 करेंगे। x गुणा -2 करके जो भी आएगा या तो वो डायरेक्ट रिमाइंडर मिल जाएगा अपन को, या उसको वापस क्या कर लेते हैं, 17 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो x किसी को -2 से गुणा करके 1 तो आएगा नहीं, है ना। तो या तो क्या आया होगा, ये ऐसा कुछ रहा होगा, या तो ये क्या रहा होगा, 18 रहा होगा। यदि इसको अपन 18 लें, x गुणा यहाँ 14 के फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आया है वो x लिया अपन ने। 15 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 2 कम है तो -2 ले लिया। x गुणा -2 को मान लेते हैं, एक बार अज्यूम करते हैं कि मान लो ये 18 रहा हो, तो आप बताओ x की वैल्यू क्या लेंगे, किसको -2 से गुणा करोगे, 18, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -9। अब ये -9 आया, कौन -9 का मतलब क्या है, 14 के फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करने पर है -9। -9 है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 17 - 9 8। कौन सा रिमाइंडर, x की वैल्यू जो 14 के फैक्टोरियल को आप डिवाइड कर रहे हो ना, 14 के फैक्टोरियल को जो जब आप डिवाइड कर रहे हो वो रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया। अपन ने क्या किया, वापस देख लो, 14 के फैक्टोरियल में 17 का भाग लगाना था, रिमाइंडर निकालना था। अपन को विल्सन से पता है कि 15 के फैक्टोरियल को 17 से भाग देते तो रिमाइंडर क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। अब इस 1 का मतलब क्या होता है कि भैया हो सकता है इसको डिवाइड करने के कई सारे टुकड़ों में डिवाइड किया तो वो 1 या तो एग्जैक्ट 1 बचा हो लास्ट में, या मे बी 18 हो उसको वापस डिवाइड किया हो, फिर क्या है 35 भी पॉसिबल है, 52 भी पॉसिबल है ना। तो ऐसी कुछ पॉसिबल रिमाइंडर्स अपन ने लिख लिए, है ना। 15 के फैक्टोरियल को मैंने तोड़ दिया, 14 का फैक्टोरियल इंटू 15, 14 का फैक्टोरियल इंटू 15। अब अपने पास 2 पद हैं, है ना। इन 2 पदों को क्या कर रहे हैं अपन, 17 से डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि दोनों को अलग अलग 17 से डिवाइड करो, रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाता है। छोटा होता है तो डायरेक्ट आंसर होता है, बड़ा होता है तो वापस क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो अपन ने देखो 15 को डिवाइड किया तो क्या बचेगा, -2। 14 के फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, यही तो निकालना है। तो मैंने इसको एक बार क्या कर लिया, मान लिया कि मान लेते हैं इसको इससे डिवाइड किया तो क्या बचा, x बचा। तो ये x जो है, x गुणा -2 करने पर क्या होगा, हो सकता है 18 आया हो, 18 आया होगा, तभी तो 18 को वापस 17 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसको -2 से गुणा करने पर 18 आ जाए। तो आप बोलेंगे x की वैल्यू क्या होगी, -9। और -9 का मतलब क्या, माइनस में कौन सा होता है, नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, 17 से डिवाइड करने पर है ना, 17 - 9 8। इसका मतलब अपन को ये पता लग गया कि 14 के फैक्टोरियल को जब अपन 17 से डिवाइड करेंगे तो अपना जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना होगा, 8 होगा। या आप एक काम और भी कर सकते थे, जैसे x गुणा -2 18 लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 18 से ही बात करो, आप 16 भी ले सकते हो सकता है x गुणा -2 क्या रहा हो, 16 रहा हो, -16 सॉरी। तो बताओ x की वैल्यू क्या लोगे, -16 है तो आप बोलेंगे x की वैल्यू 8। ये पॉजिटिव है,
सीधा ही है, 17 से डिवाइड करने पर 8 बन सकता है, तो 8 ही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो 14 के फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना 8। इसमें अपन ने ये अप्रोच लगाई। देखो रिमाइंडर थ्योरम का पहला स्टेटमेंट याद करो, मान लो अपन भाग लगा रहे हैं किसका 7 का, एक तो मैंने लिख दिया 16 लिख दिया और एक मैंने लिख दिया 24, इसमें 7 का भाग लगा रहे हैं। रिमाइंडर क्या बोलोगे आप, बोलोगे यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, 2 गुणा 3 कर देंगे कितना आएगा 6, अपना रिमाइंडर बच गया। लेकिन यही संख्या ऐसी होती, यहाँ तो 18 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 24, इसमें 7 का भाग लगा रहे हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ बचेगा कितना 4, यहाँ बचेगा कितना 3, 4 3 12। अब देखो ये तो छोटा था डायरेक्ट आंसर, बड़ा होता तो क्या करते हैं 12 में 7 का भाग लगाते हैं, तो वापस रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, है ना। तो कहीं ऐसा है, इसी तरीके से यदि 1 बचा है तो या तो क्या डायरेक्ट 1 आया हो, या हो सकता है 18 आया हो, या हो सकता है क्या बना हो मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर्स को 35 बना हो, 52 बना हो। तो ऐसे कुछ पॉसिबल रिमाइंडर्स चेक करने हैं। ये क्या है, रिमाइंडर निकालने का रिवर्स मोड हो गया, उल्टे मोड में क्या कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं, रिमाइंडर को एज्यूम करके चल रहे हैं और उससे निकाल रहे हैं। इसको नोट करो और अगला देखते हैं फिर अपन। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो बात बैठ जाएगी खोपड़ी में। जैसे मान लो क्वेश्चन अपने यूँ लिख लिया, 26 के फैक्टोरियल को 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ध्यान लगाइए, ये 29 जो है ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है ना, 29 प्राइम नंबर है। और जब भी आप प्राइम की बात करते हो तो आपको ये पता होता है कि प्राइम -2 27 के फैक्टोरियल में 29 का भाग देंगे तो रिमाइंडर पता है कितना है, तो रिमाइंडर है 1। ये अपन जानते हैं। ये 1 भी हो सकता है, 29 से डिवाइड कर रहे हैं है ना, 1 भी हो सकता है क्या रहा हो 30 में 29 का भाग देंगे तो भी 1 बच सकता है, हो सकता है 29 2 58 और एक 59 रहा हो, 88 पॉसिबल है, या हो सकता है ये माइनस का 28 भी हो सकता हो। 29 से डिवाइड करने पर पॉसिबल वैल्यूज यही है ना फैक्टर्स की। अब देखिए 26 के लिए तोड़ना अपन को, तो इसको लिख दो 26 का फैक्टोरियल इंटू 27/29 है ना। अब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो इनमें से कोई ना कोई एक है। अब आप बताओ 26 के फैक्टोरियल को 29 से डिवाइड करके तो रिमाइंडर निकालना ही है, तो उस रिमाइंडर को मैंने क्या मान लिया x मान लिया। 27 को डिवाइड करके क्या बचेगा -2। अब x गुणा -2 या तो क्या 30 बोलोगे या क्या बोलोगे -28। x गुणा -2 30 दे लेते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलो -15। तो बोलो रिमाइंडर क्या होगा 29 से रिमाइंडर क्या होगा 29 - 15 कितना 14। अपना रिमाइंडर बन गया 14। या हो सकता है इस यहां जो रिमाइंडर आएगा उसको -2 से गुणा करने पर आप ये भी ले सकते हो -28, और आप बोलो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 14। तो अपन को ये पता लग गया कि इस 26 के फैक्टोरियल में 29 का जो भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो अपन x माना है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 14 आ रही है। तो सवाल खत्म हो गया कि 26 के फैक्टोरियल में भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा 14 बचेगा। थोड़े चंट हो जाओगे तो आपको x मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बस ऐसे पढ़ेंगे 26 का फैक्टोरियल इंटू 27, ये तो अपन जानते हैं 27 का फैक्टोरियल अपन 29 करेंगे। यहाँ क्या बच रहा -2, आगे इसका रिजल्ट है 1, ये गुणा ये अपॉन 29 करते हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो एक वो क्या हो सकता है 30 भी हो सकता है -28 भी हो सकता है। तो बोलो 26 के यहाँ क्या बचा हो उसको -2 से गुणा करने पर -28 आ जाए, तो प्लस में चाहिए तो बोलो किसको -2 से गुणा करें कि -28 आ जाए। तो आप बोलेंगे भाई साहब यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 30 बनाओगे तो -15 लेना पड़ेगा, -15 नेगेटिव रिमाइंडर है तो 29 में से 15 घटा देंगे पता आ जाएगा। आगे देखिए ये तो चलो जैसे गैप क्या है फिलहाल 3 का गैप है, और पीछे थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो जैसे मान लो अपन क्वेश्चन ले लें 33 का फैक्टोरियल है, इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। 33 का फैक्टोरियल इसको 37 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या रिमाइंडर अपन बताएंगे। तो देखिए बेटा अपन एक चीज जानते हैं क्या 35 के फैक्टोरियल को 37 से डिवाइड करते हैं, ये तो विल्सन कहती है रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। ये 1 भी हो सकता है
ये 38 भी हो सकता है, ये आगे 37, 2 74 और एक 75 भी हो सकता है, 111, 112 भी हो सकता है। 37 का मल्टीपल से क्या एक एक ज़्यादा अपन को लेते चले जाना है। या ये -36 भी हो सकता है, -73 भी हो सकता है, ऐसे भी आप बात कर सकते हो। अपन को 33 से फैक्टोरियल को 37 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, तो आप इसको लिखेंगे 33 का फैक्टोरियल इंटू 34 इंटू 35 अपॉन क्या 37। अब यहाँ जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो रिमाइंडर है वो इनमें से कुछ पॉसिबल रिमाइंडर है। आप बताइए 33 के फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे 37 से क्या बचेगा, ये तो निकालना ही है, क्वेश्चन है ना। ये क्या मान लिया अपन ने x। 34 के फैक्टोरियल को 37 से डिवाइड करो, बोलो क्या बचेगा -3। 35 के फैक्टोरियल को डिवाइड करें तो क्या बचेगा, बोलो -2, है ना। ये और ये इसको वापस 37 से डिवाइड करना था, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, या तो ये 38 रहा होगा, या ये 75 रहा होगा, 112 रहा होगा, या ये -36 -73। इसमें ये चीज़ है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इनमें ही कोई सीधा ही दिख जाए, आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि इनका मल्टीपल कहीं नजर आ जाए। ये क्या बन रहा है, बोलो 6x, 6 इंटू समथिंग आया तो वो कुछ क्या रहा होगा, बोलो -36 आया होगा। 6 गुणा x, क्योंकि 6 का मल्टीपल यहाँ पे कौन -36। आगे यदि प्लस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपको एक ऐसा भी मिलेगा जो प्लस में भी क्या मिल रहा हो, आपको 6 का मल्टीपल दे रहा हो। अब देखो आगे 6x -36 के बराबर है, तो आप बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, -6। और -6 कौन सा रिमाइंडर है, नेगेटिव रिमाइंडर, तो असली रिमाइंडर है 37 -6 कितना हो जाएगा, 31। कौन सा रिमाइंडर, ये जो अपना x है वो x, मतलब 33 के फैक्टोरियल को 37 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना, 31। क्या क्या विल्सन इतना बोलता है कि 37 का भाग यदि 35 के फैक्टोरियल में लगाते हो तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। और उस 1 का मतलब क्या हो सकता है, मे बी वो 38 दिया, वो लास्ट में 75, 112 या ऐसे आप ले सकते हो। अब 35 के फैक्टोरियल को मैंने तोड़ा, 33 का फैक्टोरियल 34 इंटू 35, ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी है, अपन कर सकते हैं ये ऐसा। अब इसको 37 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, मान लिया x आया, यहाँ क्या आया -3, यहाँ क्या आया -2, तो ये क्या रहा होगा, ये क्या बन रहा है 6x। अब इनमें से देखो 6 का मल्टीपल कौन सा पॉसिबल बन रहा है, तो -36 बैठ रहा है, x की वैल्यू -6, 37 -6 कितना, 31। यहाँ अपन को अभी फिलहाल 6 का कोई मल्टीपल डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, या तो आगे कुछ और लिख लो ऐसे ही, है ना, तो कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। 2-3 और लिखोगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा निश्चित रूप से, है ना। अदरवाइज माइनस वाले में मिल गया तुरंत काम हो गया अपना। तो ऐसे आप रिवर्स मोड में भी क्या इनका यूज़ कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन हालांकि एसएससी में भी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जैसे क्या है, अब जब से ऑनलाइन एग्जाम्स हुए पिछले 2-1 साल से, तो क्या है कई तरह की वैरायटी थी क्वेश्चंस की जो पहले नहीं पूछते, लेकिन अब पूछने लग गए हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर बनाने पड़ते हैं जो भी एग्जामिनर उनको, तो क्वेश्चंस की वैरायटी वो उठा सकते हैं कहीं से भी। आए नहीं है, लेकिन अपन क्या है ऐसे नहीं सोच सकते कि आएगा नहीं, क्वेश्चन करने लायक है, यूँ भी नहीं है कि बहुत लंबे चौड़े हैं। यदि पकड़ है, देखा हुआ है, तो 1-1.5 मिनट के अंदर कैसा भी क्वेश्चन हो इस तरह का आराम से बनाया जा सकता है। मैथ्स में वही बात है, टफ कुछ भी नहीं होता, टफ वो चीज़ होती है जिससे कभी अपना पाला नहीं पड़ा है, जो कभी अपने सामने नहीं आई, जो चीज़ अपने सामने आ चुकी है, जिसकी प्रैक्टिस अपन ने कर ली है, हर वो चीज़ क्या है आसानी होती है। और देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अपन तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि आप के सामने कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आपको कोई टेंशन ना हो। देखो आगे और कैसे यूज ले सकते हैं अपन इन्हीं का। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया 10 के फैक्टोरियल को 33 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। 10 के फैक्टोरियल को 33 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आएगा ये आपको बताना है। तो आप देखो 33 दिमाग में आते ही आपके कुछ कंपोजिट रिमाइंडर थ्योरम आ रही है जो पिछली क्लास में बात कर रहे थे। कंपोजिट रिमाइंडर्स वाली जो थ्योरम थी वो काम में ले सकते हैं। 3 गुणा 11 में तोड़ दो। आप बताओ 10 के फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। बोलो बोलो बोलो, दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, सीधा 0 लिख देना। 10 का फैक्टोरियल क्या है, 1 से लेकर 10 तक का गुणा, तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में 3 आया है और जहां 3 प्रेजेंट होता है वहां 3 का भाग जाएगा। 10 के फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलो ना रिमाइंडर कितना आएगा भाई साहब। रिमाइंडर क्या बोलेंगे 10।
क्योंकि 11 प्राइम है, p-1 के फैक्टोरियल को p से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आता है p-1, 11 माइनस 1 क्या आएगा, 10 आएगा। तो अपना जो भी रिमाइंडर होगा, कंपोजिट रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अपना जो भी रिमाइंडर होगा वो ऐसा होगा जिसमें 3 का भाग देने पर तो 0 बचे और 11 का भाग देने पर क्या बचता हो, 10 बचता हो। 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए और 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आए, 10 आए। या तो ऑप्शन उठाओ, हालांकि यहाँ ऑप्शन मैंने आपको दिए नहीं, तो 11 की पॉसिबिलिटीज और आगे चेक कर लो ना। 11 का भाग देने पर 10 कब कब बन सकता है, या तो 10 बचता हो, या 11 और 10 21 हो सकता है, 11 2 22 और 10 32 में बच सकता है, 10 43 में बच सकता है। ये वो संख्या है जिनमें 11 का भाग देने पर 10 बचता है। इनमें से वो कौन सी है जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 10 में 3 का भाग नहीं जाता। 21 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बचता है, रिमाइंडर 0। तो 21 वो रिमाइंडर अपना हो जाएगा। इसको 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यही कर रहे थे पिछली क्लास में कंपोजिट रिमाइंडर थ्योरम की जब अपन बात कर रहे थे तब। इसको नोट करो और बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन इसी तरह का है, जैसे मैंने लिख दिया 15 के फैक्टोरियल को 119 से डिवाइड करेंगे तो जल्दी से बताइए रिमाइंडर क्या होगा। 15 के फैक्टोरियल को 119 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बताएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है, तुरंत बता दो। देखो भाई साहब, 119 की कहानी आप जानते हो, 7 गुणा 17 है। कंपोजिट केस है, कंपोजिट रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे अपन। 15 के फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करेंगे और 15 के फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करेंगे। बताओ 15 के फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 0 क्यों? क्योंकि 15 का फैक्टोरियल 1 से 15 तक का मल्टीप्लीकेशन है, उसमें 7 तो प्रेजेंट है, तो रिमाइंडर आएगा 0। 15 के फैक्टोरियल में 17 का भाग लगाओ, ये विल्सन है, प्राइम का भाग प्राइम -2 में लगा रहे हो के फैक्टोरियल में, तो रिमाइंडर कितना आना है, 1 आना है। तो बस क्वेश्चन इतना सा है, कितना सा है कि आपका जो भी रिमाइंडर होगा वैसा आना चाहिए जिसमें 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आए और 17 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आए, 1 आए। आपका जो भी ऑप्शन होगा, जो भी रिमाइंडर होगा वैसा होना चाहिए। 7 से डिवाइड करने पे 0, 17 से डिवाइड करने पर 1, है ना। तो आप बताओ ऐसा क्या क्या ले सकते हो। 17 से हिट करने लग जाओ। 17 का भाग देने पर 1 कब कब बच सकता है, वो कौन कौन से नंबर है जिनको 17 से डिवाइड करने पर 1 1 बच सकता है। एक तो 1 है, एक 17 + 1 कर सकते हो, 34 + 1 कर सकते हो, 51 + 1 कर सकते हो, ऐसे ही होंगे ना। अब आप देखो 7 से डिवाइड करने पर 0 कौन सा दे रहा है, ये नहीं दे रहा, ये दे रहा है, 35 दे रहा है। 35 छोटी है, छोटी सबसे पहली वो संख्या है जिसको 17 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा और 7 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 0 बचेगा। तो इस संख्या को 119 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, दैट रिमाइंडर विल बी, सॉरी 0 नहीं, क्या रिमाइंडर विल बी 35। 7 से 0 और 17 से 1 है, कौन है वो संख्या, 35 है। ऑप्शन से जा सकते हो, या अपन कल बात करे थे 17x + 1 है बराबर 7y है, यहाँ से कोई नंबर क्या कर लो, सर्च कर लो। लेकिन ये ज़्यादा क्या है, फायदेमंद है, मेहनत कम करनी पड़ेगी। चलो आगे बताओ। क्वेश्चन मान लो यूँ देती है आपको, 24 के फैक्टोरियल को 529 से डिवाइड करेंगे। 529 का मतलब समझते हो, 23 का स्क्वायर, तो रिमाइंडर कितना होगा। 24 के फैक्टोरियल को 529 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। आप देखो 529 के टुकड़े करते हो तो ये 23 × 23 है ना। तो आप ये को प्राइम तो नहीं आए, पिछले में जैसे 33 था, 3 × 11 था, 119 था, 7 × 17 था, को प्राइम थे तो बात बन गई। ये तो दोनों क्या है, सेम ही है, तो कंपोजिट रिमाइंडर थ्योरम तो नहीं लग पाएगी इसमें। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन अब दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, ये है क्या बेसिकली, देखो 24 का फैक्टोरियल क्या है, 22 का फैक्टोरियल इंटू 23 × 24 लिख दूंगा एक बार, ताकि आपको ऊपर भी 23 नजर आ जाए, अपॉन 23 × 23, ऐसा ही तो है।
यही है ना क्वेश्चन, इस चीज में इसका भाग लगाने पे क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। अब आप बताओ, अपन ने वही कॉमन फैक्टर निकालने वाली बात, 23 से 23 क्या कर देते, काट देते हैं। अपन ने कॉमन फैक्टर अपना रख लिया कितना, 23। कॉमन फैक्टर क्या है, 23 है, 23 बचा लिया। अब क्वेश्चन क्या है कि आप 22 के फैक्टोरियल इंटू 24 को किससे डिवाइड कर लो, 23 से डिवाइड कर लो और रिमाइंडर निकाल लो, है ना। अब 22 के फैक्टोरियल को p-1 के फैक्टोरियल को जब अपन p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, बोले क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे 22 बचेगा और यहाँ क्या बचने वाला है, 1 बचेगा। 24 को 23 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा। 22 के फैक्टोरियल को 23 से डिवाइड करने पे 22 बचने वाला है। तो क्या रिमाइंडर आया, 22। लेकिन ये रिमाइंडर तो कौन सा है, ये तो जब आप इस चीज को 23 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकाल ले वो है। अपना असली रिमाइंडर तो क्या होगा, अपन कॉमन फैक्टर क्या करेंगे, वापस गिफ्ट करेंगे। तो 529 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 22 को इस कॉमन फैक्टर से वापस मल्टीप्लाई कर दो। बहुत बार क्वेश्चंस में अपन इसको काम में लिया है। तो 22 इंटू 23 करेंगे तो बोलो क्या वैल्यू आ जाएगी, 460 में आप क्या कर दो, 460 में 46 ऐड कर दो, 506 अपना रिमाइंडर आ जाएगा। 529 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर होगा 506। ये भी आप नोट कर लो। और अब अपन रिमाइंडर्स का फाइनल कंसेप्ट देखते हैं, बाइनोमियल कंसेप्ट। बाइनोमियल कंसेप्ट, बाइनोमियल थ्योरम चलती है मैथ्स में, है ना। वैसे वो 10th क्लास तक नहीं आती है, आगे हायर मैथ्स में है, लेकिन क्या है रिमाइंडर्स में इसका यूज होता। हालांकि मैं फिर बता दूं, इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है एसएससी में, तो खास कर ना एसएससी में, बैंकिंग में, कोई से एग्जाम में नहीं आया है। लेकिन क्या है, क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा आइडिया है तो बहुत आराम से क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। और इस तरीके से उड़ा सकते हो कि वहाँ यदि आप बेसिक रिमाइंडर थ्योरम या टोशेंट वगैरह की बात करो तो वो बहुत महंगा बना देते हैं क्वेश्चंस को, है ना। हो सकता है थोड़ा सा एक बार शुरुआत में चीज़ें अजीब सी नजर आएंगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा पेशेंस रखोगे, 15-20 मिनट का टाइम दोगे तो आपको ये भी बहुत आसान क्या आएगी, नज़र आने लग जाएगी। तो देखिए, पहले अपन बात करते हैं कि मामला है क्या बाइनोमियल का। थोड़ी सी अलजेब्रा सीखते हैं अपन। मैं आपको बोलूँ भाई साहब, a प्लस बी का स्क्वायर बोलूँ, आप जानते हो क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। मैं आपसे कहूँ a प्लस बी की घात 3 को ओपन करो, a प्लस बी की घात 3 को ओपन करिए तो आप क्या खोलेंगे, ये फॉर्मूला भी सुना होगा, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ आपने शायद ऐसा सुना होगा, a³ प्लस b³ 3ab इंटू a प्लस बी। ओपन करेंगे तो क्या होगा, ऐसा ही बन जाएगा वो। a प्लस बी की पावर 4 को यदि अपन ओपन करें तो देखो क्या होगा, a की पावर 4 प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b4, है ना। थोड़ा सा आप सोचना स्टार्ट यदि आप यहाँ से करेंगे तो आपको कहानी नजर आने लग जाएगी। क्या कहानी है, देखो अब आपने ये तो याद ही है, एक आध दो आप खुद से लिखने ही बैठते तो आपको ये पूरा सजाने के बाद क्या समझ आता कि 4 घात है तो a की पावर 4 से चालू करना है, a की पावर 4 से चालू करना है। उसके बाद देखो एक बार ये जो गुणांक है ना 4 6 4, इनको छोड़ो, आप एक बार खाली ए बी वाले पदों की बात करते हैं। तो क्या लिखा, 4 घात से शुरू किया। अब आगे जो भी पद आएगा उसमें a की घात तो क्या होगी, कम होगी, और b की घात क्या होगी, बढ़ेगी। a की घात 4 है तो यहाँ a की घात कितनी आ गई, 3। फिर b की घात कितनी आ गई, यहाँ नहीं था तो b बढ़ गया, a की घात होगी, a की घात 3 है और घटाओ तो क्या हो जाएगी, a की पावर 2 बच जाएगी। b की पावर 1 है, बढ़ाओगे तो b की पावर 2 हो जाएगी। a की पावर 2 है, फिर घटाओ, a की बार बचेगा, b 2 बार है, बढ़ाओ 3 बार, आगे a को घटाओ, a की पावर 1 है, उसको 1 1 घटाएंगे तो गायब भी हो जाएगा, और b³ को आगे 1 की पावर और दे दोगे तो b की पावर 4 हो जाएगा। यानी ये a प्लस बी की पावर 4 तो a की पावर 4 से चालू करेंगे, b की पावर 4 पे खत्म करेंगे, a की पावर्स घटती जाएंगी, b की पावर्स यहाँ से बढ़ती चली जाएंगी। जैसे ऐसे ही अपन लिखें a प्लस बी की पावर 5, है ना। तो a प्लस बी की पावर 5 में देखो एक बार कोफिशिएंट को छोड़ो, आप क्या लिखोगे, a की पावर 5 लिखोगे, फिर a की पावर 4 b, फिर क्या लिखेंगे बोलो,
ए क्यूब बी स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी क्यूब, ए की पावर घटती जाएगी, बी की पावर बढ़ती जाएगी और बी की पावर 5, ऐसा ही लिखेंगे ना। अब ये थोड़े से कोफिशिएंट्स हैं, इनके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। ये यहाँ पे क्या आएगा 5, 10, 10, 5, 1, ऐसा रहता है। पहला पद बिना कोफिशिएंट के, ये कोफिशिएंट के, बिना कोफिशिएंट के, डायरेक्ट ए एन और बी एन रहते हैं, बीच में कुछ कोफिशिएंट्स और आते हैं। तो अभी जो बाइनोमियल साहब थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये जो कोफिशिएंट्स है ना, ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होगी वो डायरेक्ट, एक तो अपन इसको 5 बार गुणा करें या ए की पावर प्लस बी की पावर 10 आ गई तो 10 बार गुणा करके देखने के बजाय उन्होंने बताया कि यार ये तो सबको नजर आ ही रहा है, अब ये कोफिशिएंट निकालने का उन्होंने एक तरीका क्या कर दिया था, और दे दिया था। इसलिए फिर क्या है, ये जो एक्सपेंड करने का तरीका उन्होंने लिखा उसको बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जाने लग गए। उनकी मेहनत थी तो उनके सम्मान में क्या है, ये नाम उनको दे दिया। अब देखिए अपना यहाँ पे क्या है, काम की चीज क्या है वो देखते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर्स निकाल रहे हैं, है ना, रिमाइंडर्स निकाल रहे हैं। एक चीज बताओ, ए स्क्वायर का भाग लगाऊं मैं, इस यहां मैं ए स्क्वायर का भाग लगाऊं तो ए स्क्वायर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की इच्छा अपनी यदि हो तो आप क्या बोलोगे, कितने टर्म्स चाहिए। देखो इस जहां ए स्क्वायर मिल जाएगा ना, वहां तो ए का भाग क्या होगा, पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहां तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट के 2 पदों से बचेगा, है ना। यदि मैं इसको ए स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए बोलता तो आप क्या बोलते कि यार इसमें ए क्यूब है तो डिवाइड हो जाएगा, ए 2 बार आ गया, यहाँ भी हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ से बचेगा, है ना। इसको यदि मैं ए स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो जहाँ ए स्क्वायर या ए स्क्वायर से बड़ी पावर है वहाँ तो ए स्क्वायर का भाग जाएगा ही जाएगा, इसमें भी है इसमें भी है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो कहाँ से बचेगा, लास्ट के 2 पदों से बचेगा। यहाँ बात करें तो इन सब पदों में तो ए स्क्वायर है, उससे बड़ी पावर है, जो रिमाइंडर बचेगा वो कहाँ से बचेगा, यहाँ से बचेगा, है ना। यदि मैं ए की पावर यानी ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो खाली क्या काम के हैं, लास्ट की 2 टर्म्स, अंतिम 2 पद यदि अपने पास इस विस्तार के पता लग जाएं तो अपना क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अंतिम 2 पद पता लग जाएंगे तो काम हो जाएगा। ए क्यूब से डिवाइड करने की बात करें, ए क्यूब की बात करें, इसमें ए क्यूब का भाग लगाएंगे तो तीनों पदों में क्या करना, तो इसमें ए क्यूब का भाग जाता, ना इसमें ना इसमें, तो तीनों में रिमाइंडर देखना पड़ता। इसमें ए क्यूब का भाग यहाँ तो जा रहा है तो कहाँ देखना पड़ता, लास्ट के 3 पद। इसमें ए क्यूब का भाग लगाते हैं तो देखो इसमें ए क्यूब है, इससे बड़ी पावर है, इसमें चेक करते इसमें लास्ट के 3 पदों में, क्योंकि बाकी सब में ए क्यूब या उससे बड़ी पावर है, तो क्या करेंगे, ए क्यूब से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितने टर्म्स चाहिए, लास्ट की 3 टर्म्स की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, अंतिम 3 पद की जरूरत पड़ेगी क्या, ए क्यूब का भाग लगाने के लिए। अब मैं ए स्क्वायर ए क्यूब की बात इसलिए कर रहा हूं, कई बार ऐसे आ जाता है किसी संख्या में 121 का भाग लगाना है तो 121 क्या 11 का स्क्वायर है, 169 का भाग लगाना है क्या 13 का स्क्वायर है, मान लो बोल दिया 529 का भाग लगाना है तो क्या है ये 23 का स्क्वायर, किसी प्राइम का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब ऐसे में आप कंपोजिट रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा सकते। मान लो आपके पास 77 है, ठीक है भाई साहब, आप कर देते हो 7 गुणा 11, तो 7 और 11 से डिवाइड करके अपन कंपोज कर देंगे रिमाइंडर को। लेकिन मान लो 49 आया तो 7 × 7 बनेगा ना, तो यहाँ तो कंपोजिट रिमाइंडर थ्योरम नहीं लग पाएगी। और टोशेंट वगैरह भी क्या बड़ा हो जाए तो पावर रिमाइंडर में बड़ी बच गई तो दिक्कत हो जाती है। 343 मान लो आ गया तो 7 × 7 × 7, अब 343 का भाई साहब टोशेंट निकालोगे आप, और टोशेंट में भी पावर यदि बड़ी बच गई रिमाइंडर में तो ये तो हालत खराब कर देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब इस तरह की पावर आ जाए, स्क्वायर क्यूब आ जाए, तो अपन क्या करेंगे फिर, अब इसको बाइनोमियल कंसेप्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे उस केस में। तो देखो क्या कहता है, यहां से ये तो चीज तो समझ में आ गई। अब मैं इसका एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, वो आपको देखना है। ये तो अपन ने 4 पावर के लिखा, आगे भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। इसी तरीके से इसी को ध्यान में रखते हुए बस अपन क्या है, ये आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। ये आगे अलजेब्रा में भी क्या है, थोड़ी अपने काम में आएंगी चीजें। अब जो थ्योरम है बाइनोमियल की, वो क्या कहती है कि आपको किसी भी ऐसे पद को एक्सटेंड करना है, a + b की पावर n को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो अब आप जानते हो क्या करेंगे, a की पावर n से स्टार्ट करते हैं और कहाँ b की पावर n पे खत्म कर देते हैं, है ना। अब बीच में क्या है, काफ़ी सारा मैटर रहता है। यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, a की पावर n-1 × b की पावर 1, है ना। फिर अगले पद में a की पावर n-2
बी की पावर 2, ए घटता जाएगा, बी बढ़ता जाएगा। बी की पावर n है तो यहाँ एक कम रही होगी, बी की पावर n-1। एक कितनी बार बचा होगा, एक ही बार बचा होगा, है ना। उससे पहले क्या बचा होगा, बी कितनी बार रहा होगा, एक घात और कम रही होगी, एक ही घात एक ज़्यादा रही होगी, ऐसे रहे होंगे। और ये जो गुणा में कोफिशिएंट आते हैं उसको डिसाइड करने के लिए उन्होंने क्या बताया कि यहाँ गुणा में क्या आएगा, NC0, NC1, NC2 प्लस प्लस ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ NC(n-2), यहाँ NC(n-1) और यहाँ NCn। ठीक है, वैसे तो आप पहले और आखिरी पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पैटर्न बताने के लिए क्या है, इसे इस तरीके से लिखा था। यहाँ ये जो अपन NCR लिखते हैं, NCR, ये कॉम्बिनेशन को डिनोट करने के लिए होता है। NCR का मतलब क्या है, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। जैसे मान लो कोई आपको बोल दे 7C2 निकालना है, 7C2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मतलब इसका भाई साहब, आप ऊपर क्या लिखेंगे, 7 का फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखेंगे, 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे और इंटू 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे। यानी ऊपर तो 7 का फैक्टोरियल होगा, नीचे 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब 7 का फैक्टोरियल क्या, 1 से लेकर 7 तक का गुणा, ये 1 से 5 तक का गुणा, तो ऊपर क्या बचेगा, 7 गुणा 6। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ये तो आप ये काटोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 21 आ जाएगी। तो कहीं 7C2 किसी में 7 पावर वाले में रहा होगा तो अपने ये कोफिशिएंट कहीं ना कहीं इस तरीके से बनते चले जाएंगे। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम में आती है। अपन जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और पढ़ेंगे तब अपन इस पर भी बात करेंगे, ये क्या चीज़ है, कहाँ से निकल के है। फिलहाल आप बस एक बार इसके लिए ध्यान रख लो। और बाइनोमियल के लिए तो ये भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लास्ट के 3 पद डायरेक्ट ही याद करने के लिए बता दूंगा कि ऐसे याद रख लेना, काम अपना हो जाएगा, है ना। ये तो बस एक बार ऐसे ही मैंने लिखवा दी। अपने क्या है, जब अपने पास कभी भी ए स्क्वायर वाले पद का भाग देना होगा तो अपने पास क्या काम में आएंगे, लास्ट के 2 पद काम में आएंगे, है ना। और ए क्यूब का भाग देना होगा तो क्या काम में आएंगे, लास्ट के 3 पद काम में आएंगे, है ना। ये NCn कुछ भी नहीं होता, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल होगा, तो ये तो कट जाएगा। n माइनस n क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये तो क्या होगा, 1 ही होता है। ये शुरुआत वाला पद भी 1 देता है, यहाँ क्या आएगा, n आएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको अब क्या बता रहा हूँ, किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लास्ट के 3 पद लिखने हो ना, वो अपने काम के होंगे, है ना। वो कैसे लिखेंगे वो देखिए आप। आपको दिया मान लो a प्लस बी की पावर n है, इसके लास्ट के 3 पद लिख रहा हूं मैं, लास्ट के 3 टर्म्स जो है ना उनका एंड रिजल्ट लिख रहा हूं। लास्ट में तो आप खुद ही बता दो, लास्ट पद तो क्या रहेगा, बोलो, b की पावर n रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। उससे पहले वाले पद में क्या रहेगा, n गुणा में आएगा, a आएगा 1 बार और b कितनी बार आएगा, n-1 बार। देखो b की घातें बढ़ती जाती है, तो यहाँ लास्ट n है तो 1 कम रही होगी। उससे पहले वाले पद में ये 3 पद ध्यान रखने हैं, थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख दूं, b की पावर n, दूसरा पद क्या होगा, a इंटू बी की पावर n-1, और उससे पहले क्या आएगा, a की पावर 2 गुणा b की पावर n-2, और गुणा में क्या आएगा, n इंटू n-1/2। ये चीज़ गुणा में आएगी, ये कोफिशिएंट है। इस चीज़ को सोल्व करेंगे ना तो ये आएगा। इसके लास्ट के 3 पद हमेशा इस तरीके से लिखे जाते हैं। क्या किया अपने, b की पावर n, b की पावर n-1, b की पावर n-2। b की पावर बढ़ती जाती है ना, तो सबसे बड़ी यहाँ पे, उससे 1 कम और उससे 1 कम। a यहाँ पे गायब हो जाता है, यहाँ 1 बार रहा होगा, यहाँ 2 बार रहा होगा। जैसे अपन अब किसी संख्या के लिए अप्लाई करें, a प्लस बी की पावर 10 के मान लो 3 पद लिखने, लास्ट के 3 पद, ठीक है। तो लास्ट के 3 पद, मान लो एक बार 2 ही पद लिखें, इसके लास्ट के 2 पद लिखने, 2 पद तो बहुत ही आसान है। स्क्वायर वाले में तो बहुत ज़बरदस्त है ये। आपको लगेगा कि कहीं किसी प्राइम का स्क्वायर आ जाए तो फिर तो लगानी यही चाहिए, है ना। a प्लस बी की पावर 10 है तो क्या लिखेंगे भाई साहब, b की पावर 10 आएगी, ठीक है, कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा। यहाँ इससे पहले में क्या आएगा, n, यानी 10 गुणा a गुणा b की पावर 9, 10 गुणा a गुणा b की पावर 9। मान लो a प्लस बी की पावर कितनी आ गई, 17 आ गई होती, तो लास्ट के 2 पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो, b की पावर 17 आएगी, b की पावर 16 आएगी, a आएगा, और यहाँ गुणा में कौन आ जाएगा, 17 आ जाएगा। बस इतना ही है।
3 पद के लिए तीसरी वाली जब पद निकालना हो तो थोड़ी सी मेहनत और करनी है। इसके 3 पद लिखते तो क्या लिखते, b की पावर 10 आती। पहले क्या आएगा इससे, n इंटू एक बार a b की पावर 9, और उससे पहले वाले पद में यानी यहां पे क्या आएगा 10, और उससे पहले 10 गुणा 10 माइनस 1/2, 10 गुणा 9, 10 गुणा 9/2 इंटू क्या, सॉरी जगह कम पड़ेगी, तो ये 10 गुणा 9/2 a स्क्वायर और b की पावर कितनी 8। 3 पदों में क्या हो जाएगा, बस इतना और लिखा जाएगा। b की पावर n आएगी, उससे b की एक पावर कम, b की एक पावर और कम। a इसमें होगा नहीं, इसमें एक बार a होगा, इसमें a कितनी बार होगा 2 बार। ये तो आप शुरुआत वाले एक्सप्रेशन से पढ़ सकते हो। इसके गुणा में 1 आता है, कोफिशिएंट की बात करें गुणा की, इसके गुणा में n जो पावर होती है ना वही आती है, और तीसरे में पद में क्या आता है n इंटू n माइनस 1/2। तो ये बस आप याद रख लेना और कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप ही चंट हो जाएंगे अपन इसमें। देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया अपन ने, 12 की पावर 20 को किससे डिवाइड करना, 121। ध्यान रहे ये जो बाइनोमियल कंसेप्ट है ये कब लगाना है अपन को, जब कोई भी संख्या प्राइम का स्क्वायर हो, ठीक है, उसकी क्यूब हो, 11 की क्यूब हो, 5 की क्यूब हो, 19 का क्यूब, ऐसी कोई संख्या आ जाए ना स्क्वायर क्यूब, और उसमें भी क्या है टोशेंट या साइक्लिसिटी बहुत बड़ी आ रही हो, उससे डिवाइड करके पावर बड़ी बचत रही हो, तो ये अपन को काम में लेना है। अब देखो 12 की पावर 20 में 121 का अपन को क्या लगाना है, भाग लगाना है। अब आप खुद बता दो 121 का यदि अपन टोशेंट पे निकालेंगे ना, साइक्लिसिटी पे निकालेंगे, 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर 1 माइनस 1/11, ये टोशेंट आएगा इसका कितना आएगा 121 की बात कर रहे हैं अपन, टोशेंट कितना आएगा 110 आएगा। अब 20 में 110 का भाग वैसे ही नहीं जाता, तो टोशेंट साइक्लिसिटी कोई काम की नहीं है। बेसिक रिमाइंडर थ्योरम भी लगाते हो तो 12 की पावर 2 ऊपर 10 बचेगा, 144 में इसका भाग लगाओ तो 23 बचेगा, फिर 23 की पावर 10, भारी भरकम मामला हो जाएगा। 2, 3, 4 पद करना भी क्या मुश्किल हो जाता है जब बड़ी संख्या नीचे आ जाती है। तो फिर अब ये बाइनोमियल कैसे सपोर्ट करेगा वो देखो। अब आप ये जो ये लिखे ना इनको एक बार नोट कर लेना, वीडियो को रोक के, इसका बड़ा यूज होने वाला है इनमें। देखो 121 है 11 का स्क्वायर है ना, तो जहां 11 का स्क्वायर मिल जाएगा वहीं अपना क्या हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। अब 12 के आसपास 11 का कोई मल्टीपल खुद 11 ही है ना, तो इसको मैं लिख दूं 11 प्लस 1 की पावर कितनी 20, 11 प्लस 1 की पावर 20। अब डिवाइड किससे कर रहे हैं, ये अपना किस मोड में आएगा, a प्लस बी की पावर 20 में, है ना। और इसके लास्ट के 2 पद लिखोगे तो आप खुद बताओ ना, b की पावर 20 लिखोगे, फिर 20 गुणा a गुणा b की पावर क्या लिखने वाले हो, 19 लिखने वाले होंगे। ऐसा ही तो कुछ लिखेंगे। तो 11 प्लस 1 की पावर 20 के 11 के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो लास्ट के 2 पद काफ़ी हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। तो लास्ट वाला पद तो क्या होगा 1 की पावर 20, उससे पहले क्या लिखोगे 1 की पावर 19 गुणा ये b, a क्या आएगा 11 और कोफिशिएंट कौन होता है 20। अब बोलो 20 गुणा 11 कितना होगा, बस इतना ही, पीछे वाले जितने भी पद होंगे वो सब 11 के स्क्वायर से डिवाइड होंगे। अब 20 गुणा 11 कितना 220, 220 प्लस 1 221, और 221 में अपने किसका भाग लगा लो 121 का भाग लगा लो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। खाली लास्ट के 2 पद काफ़ी हैं क्या बताने के लिए, रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए। ये है, इसको उतारिए और देखते हैं अपन क्वेश्चन। देखो वापस देख लो मैंने क्या किया, जैसे 11 का स्क्वायर मिल गया तो इसको कैसे तोड़ना है, 11 के कोई मल्टीपल प्लस माइनस कोई संख्या में तोड़ दो। तो अपन ने 12 के पास 11 ही 11 प्लस 1 की पावर 20 कर दी, है ना। 11 प्लस 1 की पावर 20 है, डिवाइड करना है 11 के स्क्वायर से। तो अपन को पता है लास्ट के 2 पद काफ़ी हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के। तो लास्ट वाला पद तो क्या होता है b की पावर n यानी 1 की पावर 20, उससे वाले पहले वाले पद में b की पावर 1 कम आएगी यानी 1 की पावर 19 आएगी, फिर a आता है और ये n आता है। लास्ट के 2 पदों में अपन ऐसे लिखते हैं ना a प्लस बी की पावर में n a b की पावर n माइनस 1 और b की पावर n, लास्ट के 2 पद, बस लास्ट के 2 पदों से क्या कर दिया, खत्म कर दिया।
तो ये लिखा 220 प्लस एक 221 में 121 का भाग लगा दिया, रिमाइंडर 100। जैसे अपन और लिखें क्वेश्चन, ये वापस लिख देता हूं मैं ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे। a प्लस बी की पावर n के लास्ट दो पद तो इतना ही देते हैं खाली, क्या n गुणा a गुणा b की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n, b की पावर n माइनस 1। ये तो ऐसे ध्यान रख लेना, a इसमें a आएगा नहीं, इसमें a आएगा और यहाँ पे क्या आना n आना जाना है, बस यही है। अब देखो जैसे मान लो अपन भाग लगा रहे हैं किसमें, 27 की पावर 40 में 169 का क्या लगाने लग गए, भाग लगाने लग गए। 169 जानते हो क्या होता है, 169 इज स्क्वायर ऑफ 13, 13 का स्क्वायर है। प्राइम का स्क्वायर है तो कितने टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, लास्ट के दो पदों की अपन को जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको तोड़ो, 13 के आसपास का कोई मल्टीपल है क्या, यहाँ पे 26 है, दिस इज 26 प्लस 1 की पावर कितनी 40। अब जहाँ भी 26 दो बार 13 मिल जाता है तो खत्म हो जाता है, तो लास्ट के दो ही पद चाहिए 13 के लिए अपन को। तो लास्ट के दो पद जो हैं वो कैसे लिखोगे, 1 की पावर 40 प्लस 1 की पावर 39, फिर यहाँ क्या आता है 26 और ये 40, ठीक है। इतना ही लिखना है, 40 गुणा 26 1040 प्लस 1 1041 और डिवाइड किससे कर रहे हैं 169 से कर रहे हैं, है ना। अब वह इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो टेबल तो आती नहीं है, अंदाजा मान लो 16 इंटू 6 96, 960 तो ये हो जाएगा, 9 6 54, 1014 में भाग जाएगा। 169 इंटू 6 क्या होता है 1014 होता है, और 1041 में से यदि आप घटाओगे 1014 को तो रिमाइंडर अपना कितना आ जाएगा 27 अपना रिमाइंडर हो जाएगा। बस यही क्या क्वेश्चन का जवाब है। आगे देखो, इसको नोट करो और नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट अपन यूँ लिख देते हैं 20 की पावर 15 में 49 का भाग लगा रहे हो, 49 का भाग लगा रहे हो, क्वेश्चन क्या लिखोगे, रिमाइंडर क्या बताओगे, सॉरी 20 की पावर 15 में 49 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या होगा। 49 आप जानते हो, 49 इज नथिंग बट 7 का स्क्वायर, है ना। अब लास्ट के दो पद चाहिए इसके लिए भी अपन को, तो अपन तोड़ेंगे कैसे इस बार, ये ध्यान रखना है। ये कैसे टूटेगा, 7 का मल्टीपल कौन है इसके आसपास, 20 की पावर 15 को क्या लिखेंगे 21 माइनस 1 की पावर 15, ठीक है। वो लास्ट के दो पद मैं वापस मिटा दिया यार, वही काम के थे अपने। a प्लस बी की पावर n के लास्ट के दो पद क्या होते हैं, n इंटू ए इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n। स्क्वायर वाले के लिए तो बस इतना सा मामला सेट ध्यान रखना है और ख़त्म हो जाएगा मामला। अब बोलो n का मान कितना है, बोले यहाँ पे 15 गुणा 21 गुणा, यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है -1, तो -1 की पावर कितनी 14, और फिर कितना लेंगे -1 की पावर 15, तो ये तो आएगा 15 गुणा 21 कितना बोलोगे 315, और यहाँ इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हो तो 315 ये क्या देगा माइनस का 1, तो 314 में क्या करना है अपन को, 314 को 49 से क्या करना है डिवाइड करना है। 314 को 49 से डिवाइड कर लो, आपको जो रिमाइंडर है वो मिल जाएगा। 314 को 49 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 49 इंटू 6 क्या होगा 294, रिमाइंडर क्या आएगा 20 अपना आंसर है। क्या किया, माइनस वाले केस में आएगा तो -1 ऊपर पावर क्या लेंगे, उसी मोड में रखेंगे, बस ए की वैल्यू इस बार क्या लेनी है 21 लेनी है, बी की पावर वैल्यू -1 लेनी है, तो -1 की पावर 15 -1 की पावर 14, तो -1 पे इवन पावर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओड आ गया तो बस माइनस में लिख दिया इसको। यहाँ पे ए लिखा रही है पावर है वो यहाँ पे अपने पास आई है, ये मैटर है तो इसको उतारिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक वाली कोई पावर आए, कोई और 2 3 में भी क्या है मिल सकती है, जैसे प्लस माइनस 2 3 भी हो सकता है। जैसे अपन और एक क्वेश्चन करें ऐसा ही, मान लो आपको मिल गया
26 की पावर 10 ले लिए अपन। 26 की पावर 10 में किसका भाग लाना है? 49 का ही लगाना है ना। तो 49 जानते हो आप किसका है? 7 का स्क्वायर है ना। तो लास्ट के 2 पद चाहिए। तो 7 का मल्टीपल कौन है इसके आसपास? 26 के आसपास 28 है ना। तो आप लिखेंगे इसको 28 माइनस 2 की पावर 10। इसके लास्ट के 2 पद क्या लिखोगे? माइनस 2 की पावर 10 प्लस माइनस 2 की पावर 9 गुणा एक का काम कौन कर रहा है? 28 इंटू यहाँ पे क्या आएगा? 10 है ना। अब ये बोलो क्या आएगा? 280 इंटू माइनस का 512, ये सम संख्या है तो 2 की पावर 10 उम्मीद करता हूँ याद होगी 1024। अब रिमाइंडर निकालो। 49 से डिवाइड कर रहे हैं तो अब बस इसी में 49 का भाग लगाना है। 49 का भाग इसमें लगाओ। 280 में तो कितना आएगा बोलो? 29 इंटू 49 इंटू 5 क्या? 245, 35 बच जाएगा। 49 गुणा 10 490 है तो यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस का 22। 1024 में भाग लगाओ। 49 गुणा 2 98 यानी 980 में भाग जाएगा। 980 से कितना एक्स्ट्रा है? 44 एक्स्ट्रा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 44। ठीक है। अब आप इसको या तो क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। 35 गुणा माइनस 22 करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 770 और ये आएगा कितना? 44 लोगे तो 44 को क्या लिख सकते हो आप? याद हो तो -5 भी लिख सकते हो, या कोई नहीं आप इसको जो कहते हो रख लोगे तो क्या आएगा? माइनस का 726। और 726 में किसका भाग लगाओ? माइनस में 49 का भाग लगा दो। और इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड हुआ है? 14 बार। रिमाइंडर क्या आएगा? 735 में भाग जाता होगा ना। 49 इंटू 15 750। 750 में से 15 कम किया यानी 735 में भाग जाता है, तो उससे 49 कम करें तो यार रिमाइंडर क्या आएगा? या तो माइनस प्लस का 9 लिख दो या माइनस का 40 आएगा। इसको 49 से डिवाइड करेंगे माइनस का 40 बचेगा। और माइनस 40 का मतलब क्या है? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 49 माइनस 40 कितना? 9 अपना क्या बन गया? जवाब बन गया। ये आप जैसे चाहो 735 में देंगे ना तो पूरा पूरा चला जाता। 735 से 9 कम है तो -9 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस का क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। और फिर एक इस पे लास्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर दो। तीन पावर वाला और कर लेते हैं। 3 वाला भी क्या है, किसी भी एग्जाम में, इवन कैट में भी नहीं पूछा है कि नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई टफ है, एक स्टेप ही बढ़ जाएगी। 4 तक तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, क्योंकि पहली बार तो क्या है, अभी तक तो पूछा ही नहीं है इस पे क्वेश्चन, इस कंसेप्ट का यूज़ करवाते हुए। और ये एक चीज़ पुराने पिछले 5, 7, 10 सालों का अनुभव है हमारा, जो वो क्या कहता है कि कोई भी कंसेप्ट से जब पहली बार क्वेश्चन आता है ना, तो उसका क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। हाँ, जब कोई कंसेप्ट क्या है कई बार काम में आने लग जाता है, तब तो क्या है उसके फिर भारी क्वेश्चन भी चिपका जाते हैं, क्योंकि तब तक क्या है उस पर बच्चे भी क्या काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं और फैकल्टीज भी बहुत कुछ पढ़ा चुकी होती हैं। तो इसका क्या है, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए आएगा तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 2 पावर के लिए ही आएगा। फिर भी अपन देख लेते 3 के लिए क्या होगा। देखिए आपको मान लो ये मिल गया 16 की पावर 18 है, इसको 125 से डिवाइड कर रहे हैं। 125 आप जानते हो क्या है, 5 की पावर 3 है ना। तो 3 पद लिखने पड़ेंगे। तो 5 का मल्टीपल कौन कौन है? 16 कौन है 16 के आसपास? 15। तो 15 प्लस 1 की पावर 18 में मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब लास्ट के 3 पद हमें अभी मैंने बताया था, लास्ट के a प्लस बी की पावर n के लास्ट के 3 पद कैसे लिखे जाते हैं? n इंटू n माइनस 1/2 आता है, n आता है और 1 आता है। ये तो कोफिशिएंट हो गए। यहाँ लास्ट वाले में तो b की पावर n आता है, यहाँ एक बार a आता है, b की पावर n माइनस 1 आती है। इसमें a 2 बार आता है और b की पावर कितनी आती है? 1 और कम हो जाएगी n माइनस 2। ये आप 3 के लिए ध्यान रख सकते हो। 4 के लिए तो आप तो लिख के ले लो, नहीं पूछेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि वो क्या है, भारी भरकम हो जाता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है। अब इसको ओपन करो, देखो पावर n का मान कितना 18, तो यहाँ क्या लिखेंगे 18 गुणा 17/2 इंटू ए स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर इंटू 1 की पावर कितनी 16 प्लस लास्ट वाला पद 18 गुणा 15 गुणा क्या 1 की पावर कितनी 17 और लास्ट में 1 की पावर 18। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये 9 17 गुणा 9 153 गुणा 225
प्लस ये आएगा 270 प्लस ये कितना 125 से डिवाइड करें तो इस सामान को बस 125 से डिवाइड कर लो। 125 का भाग इसमें लगाओ, कितना बचेगा बोलो 28। इसको लेंगे तो कितना आएगा 100। यहाँ क्या बचेगा बोलिए 270 में 250 में भाग जाता है 20 और 21, 2800 20 और 21 डायरेक्ट क्या बना लो 2821 बना लो। और 2821 में किसका भाग लगाना है अपन को 125 का भाग लगाना है। अब डायरेक्ट आप कर सकते हो 125 गुणा 2 250 होता है, यानी 2500 में भाग जाएगा और 2750 में जाएगा। और 2750 से कितना आगे एक्स्ट्रा है 50 और 20 21 71, रिमाइंडर क्या हो जाएगा अपना 71 हो जाएगा। तो 3 पदों के लिए आप ये क्या कर रख सकते हो याद रख सकते हो। और ऐसे भी याद नहीं रखना होता, क्या क्या होता है अपने जैसे 4-5 क्वेश्चन अपने क्लास में कर लिए, 4-5 बार इसको अपने यहाँ काम में ले लिया, सीट में ऐसे 4-5 क्वेश्चन और डाल रखे। आप उन 4-5 क्वेश्चन में भी इसको आप टिप के देख के भी क्या है यदि आप अप्लाई करते रहेंगे ना तो 10 बार में तो एकदम सटाक रट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम टाइम पे वापस इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ये है मैथ्स में तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कोई कंसेप्ट फॉर्मूला है उस पर क्वेश्चन करो, अपने आप ही चीज़ क्या हो जाएगी खोपड़ी में चली जाएगी। तो आप इनके क्वेश्चंस बाइनोमियल के और विल्सन के कुछ क्वेश्चन है लास्ट में सीट में, वो आप ट्राई करते रहो। एक क्लास अपन रिमाइंडर थ्योरम पे और करेंगे जिसमें अपन क्या है मिसलेनियस रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर कोई नया मुद्दा अपन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप बचे हुए जो सीट के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सोल्व कर लो। मस्त रहो, बढ़िया पढ़ते रहो। थैंक यू, टेक केयर।